प्रगति रोजगार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल पीईटी में भारत के इतिहास में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर 10वां। इससे पहले हमने आपको 9 सेट करा दिया। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आज के सेशन में हम लोग दिल्ली सल्तनत से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, तो आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और लास्ट में आप हमें जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हो। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। यानी किस राजवंश ने सबसे अधिक समय तक साथी शासन किया हुआ है? मामलुक वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश और सैयद वंश दिया हुआ। तो इनमें आप जानते हैं जो तुगलक वंश है, दिल्ली सल्तनत के जितने राजवंश है उसमें सबसे लंबे समय तक शासन करते हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी होगा सही। अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत को लेकर के, तो आप जानते हैं कुल इसमें 5 राजवंश शासन करते हैं। सबसे पहला जो राजवंश है वो आपका मामलुक वंश है, जो कि 1206 से 1290 तक रहते हैं। सेकंड साथ ही आपका खिलजी वंश है, 1290 से 1320 तक है। उसके बाद आपका तुगलक वंश है, 1320 से 1414 तक। फिर उसके बाद सैयद वंश है, 1414 से 1450 तक। उसके बाद आपका लोधी वंश आता है 1450 से 1526 तक। और आप जानते हैं इसके बाद जो है साथी मुगल काल आ जाता है। अब यहीं पर अगर आप शासन काल के अनुसार आप देखेंगे तो तुगलक वंश के जो शासक हैं ये सबसे लंबे समय तक शासन करते हैं, यानी 94 वर्षों तक। इसके बाद जो आपका गुलाम वंश है, जिसे आप मामलुक वंश बोलते हो, वह 84 वर्ष तक शासन करते हैं। लोधी वंश आप देखेंगे 76 वर्ष तक। सैयद वंश आप देखेंगे 36, जबकि खिलजी आप देखेंगे साथी तो यह सिर्फ और सिर्फ 30 वर्ष तक शासन करते हैं। तो आपसे अगर सवाल पूछे कि सबसे लंबे समय तक, तो आप जवाब देंगे कौन सा? तुगलक वंश। और अगर आपसे पूछेगा सबसे कम समय तक, तो आपका जवाब क्या होगा? खिलजी वंश। और कितना? तो भी 30 वर्ष। बहुत ही आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा साथी कि निम्नलिखित में से किसने गुलाम वंश की स्थापना की थी? तो आप जानते हैं गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है साथी। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा सही। ध्यान देंगे, गुलाम वंश को हम दास वंश या मामलुक वंश या इल्बरी वंश या प्रारंभिक तुर्क के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक साथी कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसे याद रखना होगा। इसने भारत में मामलुक या दास वंश या अथवा कह सकते हैं आप गुलाम वंश की स्थापना डाली हुई है। लेकिन एक सवाल यहीं पर आपसे ये पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तब आपका जवाब होगा साथी इल्तुतमिश। अगर कहेगा दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन है, तब आपका जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगर आपसे पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, तब आपका जवाब होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। इसने सबसे पहले लाहौर के स्थान पे दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। तो अभी तक आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ पे राजधानी बनाई हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में लाहौर पर साथी राजधानी थी। लेकिन इल्तुतमिश जब आता है तो अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लेकर आता है। तो इसे ध्यान रखना होगा। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का प्रथम तुर्की सुल्तान भी कहा जाता है, ध्यान रखना होगा। मामलुक वंश के कुल 11 शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर लगभग में 84 वर्ष तक, यानी जो आपका ये गुलाम वंश है जिसकी स्थापना कर रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इसमें कुल 11 शासक होंगे और ये 11 शासक मिलकर के 84 वर्षों तक दिल्ली पर साथी शासन करेंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन गुलाम या मामलुक वंश का शासक नहीं है? यानी कौन है जो गुलाम वंश का शासक नहीं है? तो अगर आप देखोगे तो फिरोज शाह तुगलक। तो साथ ही ये जो फिरोज शाह तुगलक वंश के शासक हैं, ना कि गुलाम वंश के। तो फिरोज शाह कौन से वंश के शासक हैं? तो तुगलक वंश के शासक हैं। आगे इनकी चर्चा मिलेगी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यही होगा, सी वाला हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये तुगलक वंश के हैं जबकि हमसे पूछा है गुलाम वंश के। तो आराम शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह, रजिया सुल्तान, ये सभी के सभी गुलाम वंश के हैं। लेकिन फिरोज शाह साथी ये किस वंश से हैं? तुगलक। एक नजर इसे ध्यान रखेंगे कि 11 शासक कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक बनते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह शासक बनते हैं। उसके बाद इल्तुतमिश, सबका समय दिया पर इसे आपको याद नहीं रखना, सिर्फ नाम याद रख लीजिए। फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, फिर मुइजुद्दीन कैकोबाद और कैउमर्स। तो इस तरह से ये कुल 11 शासक हुए। अगर आपसे पूछेगा कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपका जवाब होगा कैउमर्स। इनका नाम आपको ध्यान रखना। दोस्तों क्वेश्चन करा कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस सुल्तान को हम लाख बख्श के नाम से जानते हैं? मतलब उसने उपाधि रखी हुई है लाख बख्श की। तो इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, तो ये तो है ही नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक साथी, तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन। बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर के, तो इसने लाख बख्श, पीर बख्श, हातिम द्वितीय या कुरान ख्वां की उपाधि धारण की हुई है। कुतुबुद्दीन ऐबक आप जानते हैं मोहम्मद गौरी का साथी दास है। गौरी के अन्य प्रमुख विश्वासपात दासों में से आप देखेंगे तो ताजुद्दीन जल्दोस था, नासिरुद्दीन कुबाचा, ये भी साथी मोहम्मद गौरी के दास थे। लेकिन उनमें जो है कुतुबुद्दीन ऐबक भी
एक उनका दास था। ऐबक ने साम्राज्य विस्तार से ज्यादा राज्य की सुरक्षा की ओर ध्यान दिया हुआ है। औपचारिक रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक 25 जून 1206 को गद्दी पर बैठता है। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना होगा कि ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की है। ठीक है, मतलब ये खुद को सुल्तान नहीं बोलता, बल्कि अपने आप को मलिक एवं सिपह सलार की पदवी से संतुष्ट रखा है। मतलब खुद को वो सिपह सलार बोलता है, मतलब कि सिपह सलार का मतलब कि मोहम्मद गौरी का सारथी, एक तरह समझिएगा। ठीक है, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई हुई है। 1206 में लाहौर में ही ये चौगान खेला था जब घोड़े से गिरा और इसकी लाहौर में ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण अजमेर में कराया? तो सवाल पहले तो यही समझ लीजिए 2.5 दिन का झोपड़ा है कहाँ, तो आपका जवाब होगा सर 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। अब क्वेश्चन पूछा कि इसका निर्माण कौन कराता है, तो जवाब होगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका सी, राइट। देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1195 से 1199 के बीच में दिल्ली में बनवाया था कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यह भारत में इस्लामी पद्धति पर निर्मित पहली मस्जिद मानी जाती है, तो ये भी ध्यान रखना होगा। यह मस्जिद पृथ्वीराज तृतीय का जो किला था राय पिथौरागढ़, उसी के स्थान पर बनाया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया, कहाँ पे कराया हुआ है, तो अजमेर के अंदर। 1199 ईस्वी में सूफी संत हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया गया, किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि निर्माण कार्य कब शुरू किया गया, तो आपका जवाब होगा 1199। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1206 में, तो ये काम पूरा नहीं हो पाता है। उसके बाद आप देखेंगे तो 1230 से 1231 में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश के द्वारा साथ ही पूरा करा जाता है। तो आपने कुतुब मीनार पर दो लोग का नाम देखा, एक तो इसके जो संस्थापक हैं वह कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, जो कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो सूफी संत हैं इनके नाम पे इसकी स्थापना करते हैं, लेकिन पूरा नहीं करवा पाते हैं। पूरा कौन करवाता है, तो 1230 से 31 में इल्तुतमिश साथ ही पूरा करवाते हैं, किसको, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को। अगला है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो आपको याद होगा मैंने पहले ही एक्सप्लेनेशन में बताया कि इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली ट्रांसफर करी हुई है, यानी इल्तुतमिश आपका हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, बी होगा। देखेंगे इल्तुतमिश से कुछ प्रश्न बनते हैं। इसने खुद को ईश्वर की भूमिका रक्षक ये उपाधि धारण किया हुआ है। ईश्वर के सेवकों का सहायक ये भी उपाधि धारण किया हुआ है। अमीर उल उमरा की उपाधि धारण किया हुआ है। सुल्तान ए आजम, अगर आपसे पूछेगा कि इनमें से कोई भी आपसे पूछ सकता है किसने ईश्वर के सेवकों का सहायक कहा है खुद को, तो जवाब होगा इल्तुतमिश। किसने सुल्तान ए आजम कहा है, तो जवाब होगा इल्तुतमिश। ईश्वर की भूमिका रक्षक किसने कहा, तो जवाब होगा आपका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का मतलब होता है साम्राज्य का स्वामी, क्या, साम्राज्य का स्वामी, ध्यान रखेंगे। इल्तुतमिश इल्बरी जनजाति का साथी एक प्रकार का तुर्क है और यह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा खरीदा गया है, इसीलिए इल्तुतमिश को हम दासों का दास बोलते हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक भी दास था, ठीक है, गोरी का, और इसका दास है इल्तुतमिश। तो यहाँ पे याद रखेंगे, अगर आपसे सवाल पूछे कि दासों का दास, दासों का दास किसे कहा जाता है, तो दासों का दास कहा जाता है इल्तुतमिश को, ध्यान रखना होगा। ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को सर ए जहांदार यानी अंगरक्षकों का प्रधान कहा है, ध्यान रखेंगे। मोहम्मद गौरी के आदेश से इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्ति मिल गई थी तथा उसे अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की गई थी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि अमीर उल उमरा, अमीरान उल उमरा की उपाधि किसे दी मिली है, तो आपका जवाब होगा इल्तुतमिश। ठीक है, इसने क्या किया है, अपनी राजधानी लाहौर के स्थान पे दिल्ली को बनाया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इल्तुतमिश के संदर्भ में सही है? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, बिल्कुल सही है। वह प्रथम इल्बरी तुर्क शासक था तथा दिल्ली का पहला सुल्तान भी माना जाता है, सही है। इल्तुतमिश खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था, यह भी सही है। तो ये सभी के सभी स्टेटमेंट सही हैं, आपके डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। बात करेंगे इल्तुतमिश को लेकर के, तो इल्तुतमिश पहली बात तो ये ऐबक का दास है, पहली बात। दूसरी बात ये प्रथम इल्बरी तुर्क शासक है, इसे भी ध्यान रखना होगा, और यह दिल्ली का पहला सुल्तान है। इल्तुतमिश पहला व्यक्ति है जिसने खलीफा से अधिकार प्राप्त किया हुआ है और वैधानिक सुल्तान बना हुआ है, ठीक है। इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर अपने लिए खलीफा का दूत प्रदर्शित करवाया हुआ है। इल्तुतमिश साथी किस वंश से है, तो याद रखेंगे शमसी वंश से है, और 1210 ईस्वी में जूद के युद्ध में आराम शाह को क्या करता है, पराजित कर देता है। आपने देखा होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह शासक बनते हैं, तो इल्तुतमिश ने आराम शाह को हरा दिया है
कौन से युद्ध में हराया था, तो आपका जवाब होगा जूद का युद्ध। अगर आपसे पूछेगा जूद का युद्ध कब लड़ा गया था, तो आपका जवाब होगा 1210 में। किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो आपका जवाब होगा एक तरफ थे आराम शाह, ठीक है, आराम शाह जो कि ऐबक के बाद शासक बनते हैं, और इनके साथ वर्सेज कौन थे, इल्तुतमिश, आराम शाह वर्सेज इल्तुतमिश, जिनमें से इल्तुतमिश जीत जाते हैं और जीत करके साथ ही वो गद्दी पर बैठ जाते हैं, ठीक है। और दिल्ली को राजधानी के रूप में बनाते हैं कौन, तो आपका जवाब होगा इल्तुतमिश, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का विरोधी नहीं था, यानी इल्तुतमिश के प्रतिद्वंदी कौन नहीं थे। काफी अच्छा सवाल है। तो आप देखेंगे तो इल्तुतमिश की पूछ रहा साथी विरोधी कौन कौन नहीं थे, तो वो सभी दुश्मन जो कि ऐबक के थे वो इनके भी रहे होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये ताजुद्दीन यलदौज ये तो दुश्मन है ही, गजनी में रहते हैं, जो कि गौरी के एक विश्वास पात्र थे, तो सोचते थे अब लाओ भारत पे हम भी चले। सिंध में नासिरुद्दीन कुबाचास थे, ये भी इनके दुश्मन है, ठीक है। बंगाल में आप देखेंगे तो अली मर्दाना ये भी इनके दुश्मन है, लेकिन मलिक अल तुनिया ये इनके दुश्मन नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा डी, राइट आंसर डी हो जाएगा साथ ही सही। देखेंगे अगर तो कह रहा कि शासक बनने के बाद इल्तुतमिश के 3 प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, एक तो गजनी के यलदूज हैं, सिंध के कुबाचा हैं, और बंगाल में साथी अली मर्दाना। अब इन तीनों से निपटने के लिए इसको अलग अलग अपना युद्ध अभियान चलाना पड़ेगा। इल्तुतमिश को हम गुलामों का गुलाम कहते हैं। निजामुद्दीन जुनैदी जो था वो वजीर है किसका, इल्तुतमिश का। तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का वजीर था, तो जवाब होगा निजामुद्दीन जुनैदी। अगला, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में आया हुआ था। भारत की उत्तर पश्चिम सीमा मतलब साथी जो ये पंजाब और राजस्थान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आया हुआ है चंगेज खान, जो कि मंगोल आक्रमणकारी है। और आपसे पूछेगा कि किसके समय में इसने आक्रमण करी हुई है, तो ध्यान रखेंगे इल्तुतमिश के समय में ही आक्रमण करता है चंगेज खान। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही जवाब। देखेंगे थोड़ा सा, मतलब कि उत्तर पश्चिम सीमा पर पहुंच चुका है, आक्रमण अभी आगे करेगा पर पहुंच चुका है। देखिए अगर हम मंगोल आक्रमण का खतरा देखेंगे तो इल्तुतमिश के समय में भारत में मंगोल के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया था। मंगोल का नेता चंगेज खान, जिसे हम तैमूचीन के नाम से भी जानते हैं, इसका मूल नाम है, याद रखेंगे, भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर साथ ही आक्रमण करता है। चंगेज खान ने ख्वारिज्म शाह के साम्राज्य पर अधिकार किया हुआ है तथा उसके समाज को नष्ट कर दिया। ख्वारिज्म शाह का पुत्र है जलालुद्दीन मांग बरनी, जब वो उसे मार देता है, ख्वारिज्म के शासक हैं उनके, मतलब ख्वारिज्म के शासक हैं ख्वारिज्म शाह, और यहाँ पे आप देखेंगे ख्वारिज्म शाह पर आक्रमण करता है चंगेज खान, उन्हें मार देता है। उनके पुत्र हैं जलालुद्दीन मंगबरनी, और ये भारत की ओर साथी आते हैं। इन्हीं का पीछा करते हुए चंगेज खान सिंधु नदी तक, यानी आप सोचिएगा कि भारत के उत्तर पश्चिम सीमा तक पहुंच जाता है, ठीक है। यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना होगा। अब इसी से बचने के लिए इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सिंध राज्य का प्रयोग मध्यवर्ती राज्य के रूप में किया हुआ है। देखेंगे अगला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किसे इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया हुआ है, बिहार के अंदर। तो आप देखेंगे बिहार के अंदर यह साथी मलिक जानी को अपॉइंट करता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। अगर हम इल्तुतमिश के बिहार और बंगाल विजय की बात करें तो अली मर्दाना कुतुबुद्दीन ऐबक के समर्थन से बंगाल का शासक बन गया था, लेकिन ऐबक की मृत्यु के बाद उसने अपने आप की स्वाधीन साथी बना लिया था और अलाउद्दीन की उपाधि धारण की हुई थी। कहाँ का शासक है ये, तो बंगाल का शासक है अली मर्दाना, ठीक है। अली मर्दाना को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बोला था भाई तू बंगाल में शासन कर। जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर जाता है तो अली मर्दाना बोलता है तो मैं स्वतंत्र हो गया हूँ, और खुद को अपने आप को राजा बनाने लगता है और अलाउद्दीन की उपाधि धारण कर देता है। अब अली मर्दाना की मृत्यु के बाद देखेंगे हिमासुद्दीन एवाज खिलजी ये साथी गद्दी पर बैठता है और इसने गयासुद्दीन आजम की उपाधि धारण की हुई है, ठीक है। अब सुनिएगा, इल्तुतमिश ने एवाज यानी गयासुद्दीन आजम को हटा करके माने बिहार से साथी हटा देता है, ठीक है। और इसे हटा करके आप देखेंगे तो मलिक जानी को बिहार का सूबेदार क्या करता है, अपॉइंट करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, ध्यान रखेंगे जो अली मर्दाना है, अली मर्दाना को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, बंगाल का शासक नियुक्त किया था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर जाता है तो अली मर्दाना खुद को स्वतंत्र शासक यानी स्वाधीन बना लेते हैं और बोलते हैं अब मैं राजा बन गया हूं, ठीक है।
और खुद को एक उपाधि धारण करते हैं, अलाउद्दीन की उपाधि। ठीक है। अली मर्दाना की मृत्यु के बाद यहाँ यानी बंगाल में शासक बनते हैं जिनका नाम था साथी एवाज खिलजी यानी हिसामुद्दीन एवाज खिलजी, और यह जो है साथी गयासुद्दीन आजम की उपाधि धारण करते हैं। उधर आप देखेंगे तो इल्तुतमिश उत्तर पश्चिम सीमा पर बिजी रहता है जब गयासुद्दीन आजम यानी एवाज ये बिहार को ही जीत लेता है, लेकिन आगे चल के बिना युद्ध किए एवाज जो है साथी वो अधीनता स्वीकार कर लेता है क्योंकि वो इल्तुतमिश की पावर से परिचित हो जाता है। और इस तरह से जब वो उनकी अधीनता स्वीकार कर लेता है तो एवाज को कहां से, बिहार से हटा देते हैं, क्योंकि अब एवाज बंगाल और बिहार दोनों को अपने पास मिला लेता है। इल्तुतमिश ने क्या किया, एवाज को यानी गयासुद्दीन आजम को बिहार से हटाया और उसके स्थान पे मलिक जानी को बिहार का सूबेदार अपॉइंट किया हुआ है। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किस वर्ष परमाणु की राजधानी मंदसौरा पर आक्रमण किया हुआ है? तो आप लोग देखेंगे जो करेक्ट आंसर होगा, मंदसौरा पर इल्तुतमिश कब आक्रमण करता है, तो ये 1227 में। कब? 1227 में। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका हो जाएगा कौन सा, सी। अब अगर हम इल्तुतमिश के कुछ आक्रमण को देखें तो आप देखेंगे सबसे पहले तो यही इतना याद रखिए 1226 में इसने रणथंभौर पर आक्रमण किया हुआ है और इस समय पृथ्वीराज तृतीय के वंशजों का शासन है यहाँ पे। 1227 में आप देखेंगे तो परमाणु की राजधानी मंदसौरा पर ये आक्रमण करता है। थोड़ा सा कलर हम बदल देते हैं, रेड कर देते हैं। ठीक है, रणथंभौर पर और फिर मंदसौरा पर। ठीक है, 1228-29 में आप देखेंगे तो ये जालौर पर आक्रमण करता है जो कि जहां पर चौहान राजा उदय सिंह शासन करते हैं। 1231 में आप देखें तो इल्तुतमिश ग्वालियर पर आक्रमण किया हुआ है और इस समय यहाँ पे साथ ही परिहार वंशीय मंगल देव यानी मलय वर्मा का शासन है। 1233-34 में आप देखेंगे तो मलिक नुसरत तयासी जो कि मोहम्मद गौरी का तुर्क था, कालिंजर पर साथ ही आक्रमण करता है और इस समय यहाँ के चंदेल राजा त्रिलोक वर्मा है, इसे भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चंदेल राजा त्रिलोक वर्मा का शासन है कालिंजर पर। जब आक्रमण करेगा इल्तुतमिश, किसके नेतृत्व में? मलिक नुसरतुद्दीन तैसी के नेतृत्व में। ठीक है, अगला है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। भारत में एकता प्रणाली को सुव्यवस्थित रूप से शुरुआत करने का श्रेय, एकता प्रणाली की सुव्यवस्थित रूप से शुरुआत करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस सुल्तान को दिया जाता है? ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, राइट आंसर। इल्तुतमिश ने साम्राज्य को संगठित करने के लिए 40 गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया था जिसे तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना जाता है। तो ये सवाल अगर आपसे पूछेगा तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना किसने की, तब आपका जवाब क्या होगा? इल्तुतमिश होगा। निजामुद्दीन मुल्क जुनैदी, ये साथी आप जानते हैं इल्तुतमिश का प्रधान है। भारत में एकता प्रणाली को सुव्यवस्थित रूप से सुचारू करने का श्रेय इल्तुतमिश को साथी दिया जाता है। एकता आप जानते हैं एक अरबी शब्द होता है, इसका मतलब होता है भूमि। हारून बिन अली की एक पुस्तक है सियासतनामा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। सियासतनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो हारून बिन अली तूसी, तुली नहीं तूसी, तूसी यहाँ पे लिखिएगा, तूसी होगा साथी। ठीक है, इसमें एकता प्रणाली का विस्तृत व्याख्या मिलता है। देखिए अब यहाँ से सवाल आपसे क्या क्या बनेगा। पहला सवाल ये बनेगा कि 40 गुलाम सरदारों का जो गुट था तुर्कान ए चिहलगानी, ये किसने बनाया? तो आप बताना इल्तुतमिश ने बनाया। सेकंड चीज, भारत में एकता प्रणाली को सुव्यवस्थित रूप से लागू कौन करता है? इल्तुतमिश लागू करता है। और ये तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सियासतनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका जवाब होगा हारून बिन अली तूसी। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एकता प्रणाली का विस्तृत विवरण किस पुस्तक में मिलता है? तो आपका जवाब होगा सियासत। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए हुए हैं, बिल्कुल सही है। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका व तांबे का जीतल भी प्रचलित किया है, सही है। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसके सिक्के पश्चिमी देशों के सिक्कों के समान थे, मतलब सोचिए अर्थव्यवस्था को अपने आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, बिल्कुल सही है साथी। डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इल्तुतमिश के समय अगर मुद्रा व्यवस्था की बात करेंगे तो इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक है जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए हुए हैं। पहली पॉइंट ये, इल्तुतमिश ने चांदी का टंका चलाया जो कि 175 गेंद का है और तांबे का जीतल भी चलाया हुआ है, ध्यान रखेंगे। इसके सिक्कों पर आप देखेंगे तो हिंदू देवताओं के प्रचलित प्रतीक थे जैसे शिव की नंदी और चौहान का घुड़सवार, ये दोनों अंकित हैं। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसके सिक्के साथ ही पश्चिम देश जैसे ईरान इराक से मिलते हुए थे। इल्तुतमिश ने स्वयं को नासिर अमीर अल मुमिन यानी प्रधान धर्म रक्षक घोषित किया हुआ है। तो देखिए पेपर में क्या पूछता है,
नासिर उमीर अल मोमिनीन, या पूछेगा कि अल मोमिनीन की उपाधि किसने धारण की हुई है, तो आपका जवाब होता है इल्तुतमिश। बाकी यहां से जो सवाल बनता है वो यही बनेगा कि तांबे का जीतल चांदी का टंका कौन लॉन्च करता है, तो जवाब होगा इल्तुतमिश। और बहुत पूछ लिया तो इसके सिक्कों पर आप देखेंगे तो शिव की नंदी और चौहान के घुड़सवार देखने को। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस सुल्तान के द्वारा तारकिन के दरवाजे का निर्माण कराया गया था। तारकिन का दरवाजा यह इल्तुतमिश बनवाता है, तो इस प्रकार से बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, देखिए इल्तुतमिश कला और संस्कृति का पोषक भी है। इसके समय में दिल्ली को हजारते दिल्ली के नाम से जाना जाता है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में आप देखेंगे तो इसने जोधपुर में तारकिन का दरवाजा बनाया हुआ है। जोधपुर में लोकेशन याद रखना। सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया हुआ है। कब बनाया हुआ है, तो 1231 में। हौज ए शमसी और शमसी ईदगाह ये बदायूं में बनाया हुआ है। जामा मस्जिद में साथी कहाँ पे है, ये बदायूं बनाया हुआ है। तो ये सब जो है इल्तुतमिश बनाया हुआ है। अब देखिए हमसे इंपॉर्टेंट में क्या पूछता है, तारकिन का दरवाजा पूछ लिया, सुल्तानगढ़ी का मकबरा पूछ लिया, हौज ए शमसी या शमसी ईदगाह पूछ लिया, तो ये पूछता है, जामा मस्जिद नहीं पूछता। ठीक है, भारत में प्रथम मकबरा निर्मित करने का श्रेय ये इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। मिनहाज उस सिराज और मलिक ताजुद्दीन ये दोनों के दोनों विद्वान हैं, और आप जानते हैं ये दोनों विद्वान इल्तुतमिश के दरबार से संबंधित हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि मिनहाज उस सिराज और मलिक ताजुद्दीन ये दोनों किसके दरबार से संबंधित हैं, तो आपका जवाब होगा इल्तुतमिश के दरबार से संबंधित। करा के निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, आप लोग जानते हैं रजिया सुल्तान। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा प्रश्न का पहला होगा राइट। अगर हम बात करेंगे रजिया सुल्तान को लेकर के, तो इन्होंने उमदत उल निस्वा की उपाधि धारण की हुई है। पहली बात, यह दिल्ली सल्तनत के प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका है, ध्यान रखेंगे। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। हालांकि 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह साथी ये क्या होते हैं, गद्दी पर बैठते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को हम विलास प्रेमी जीव के नाम से भी जानते हैं। इनकी माता कौन है, शाह तुर्कान है, जो कि एक तुर्क दास थे। रजिया सुल्तान ने पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र यानी कबा और कुल्हा को अपनाया हुआ है। स्पष्ट है कि रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी पर वहां की जनता ने आसीन किया था, ना कि इकदादारों ने। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि सरदारों ने रजिया सुल्तान को गद्दी पर नहीं बैठाया हुआ है, बल्कि वहां की जो जनता है उन्होंने गद्दी पर बैठाया हुआ है। जबकि रजिया बेगम को सत्ताच्युत यानी पद से हटाने में तुर्कों ने साथी पूरा भरसक प्रयास किया हुआ है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना, पेपर में पूछता है कि रजिया सुल्तान को हटाने में किसका योगदान सबसे ज्यादा है, तो जवाब होगा साथी कौन सा, तुर्कों। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके शासन काल में तायर के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया हुआ है। अभी तक आक्रमण नहीं किए थे। आपने देखा था कि इल्तुतमिश के समय में उत्तर पश्चिम सीमा पर आ तो गए थे पर आक्रमण नहीं किए थे। पर अभी बोल रहा है कि तायर के समय में आक्रमण हो गया है, और ये आक्रमण होता है मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय में। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर बी। देखिए बहराम शाह के समय में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया है, इस पॉइंट को एकदम से स्पष्ट कर लीजिए। होता क्या है कि 25 दिसंबर 1240 को डकैतों ने रजिया सुल्तान को मार दिया है। इनके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह शासक बनेंगे, और इन्हीं के बहराम शाह के शासनकाल में 1241 ईस्वी में तायर के नेतृत्व में मंगोलों ने साथी भारत पर आक्रमण कर दिया है। बहराम शाह की हत्या 1242 यानी अगले ही साल हो जाती है। इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र अलाउद्दीन मसूद शाह से शासक बनते हैं, और इसके समय में बंगाल के सूबेदार कौन है, तुगन खां है, ध्यान रखेंगे। और इन्होंने क्या किया, दिल्ली की अधीनता मानने से इनकार कर दिया, बोला हम दिल्ली की अधीनता नहीं मानते हैं। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद नासिरुद्दीन महमूद शासक बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुलाम वंश के शासक नासिरुद्दीन महमूद के संबंध में सही है। यह अपने समय का श्रेष्ठ सुलेखक था, बिल्कुल सही है, मतलब बहुत अच्छा लिखता था। दिल्ली सल्तनत का इसे आदर्श सुल्तान कहा जाता है। मिनहाज उस सिराज की जो पुस्तक है तबकात ए नासिर, वह नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित है, सही है। ये सभी के सभी स्टेटमेंट सही है नासिरुद्दीन महमूद के बारे में। तो इस प्रकार से डी हो जाएगा आपका राइट। नासिरुद्दीन महमूद की बात करेंगे तो शासक बनने से पहले यह बराज का हाकिम है दोस्तों। यह संत स्वभाव का है, तो सोचिए शासन कैसे करेगा। मतलब मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ भी संत ही है। यह अपने समय का श्रेष्ठ सुलेखक था, बढ़िया लिखता है। इसे हम आदर्श सुल्तान भी कहते हैं। मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासिरी को नासिरुद्दीन को समर्पित किया है। मिनहाज उस सिराज इसके समय में मुख्य काजी के पद पर नियुक्त है साथी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने नियाबत ए खुदाई की उपाधि धारण की थी।
कौन से सुल्तान हैं जो खुद को नियाबत ए खुदाई बताते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सुल्तान थे जिनका नाम था साथी बलवन। कौन? बलवन। तो पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए बात बलवन की करेंगे तो इन्होंने उलूग खान, जिल्ला इलाही, गयासुद्दीन और नियाबत ए खुदाई जैसी उपाधि धारण की हुई है। बलवन इलबरी तुर्क था, इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलवन इल्तुतमिश के तुर्कान ए चहलगानी यानी 40 दल का सदस्य भी था। रजिया सुल्तान के समय में इसे अमीर ए शिकार के पद पर नियुक्त किया गया था। 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलवन साथी गद्दी पर बैठे। अगला क्वेश्चन, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी थोड़ा सा आप लोग इंपॉर्टेंट लगाइएगा। कह रहा कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने राजत्व का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप और राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था। यानी जो राजत्व का सिद्धांत है वो ईश्वर के जो अधिकार सिद्धांत है उसके बराबर है, ऐसा। तो ये काम साथी बलवन ही बोलते हैं, मतलब ये अपने आप को समझिएगा ईश्वर ही मान रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो सी हो जाएगा यहाँ पे राइट। तो इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट लगाना, ऐसे जब पूछेगा ना राजत्व सिद्धांत तुरंत और कुछ नहीं दिमाग में आना चाहिए, बलवन दिमाग में आना चाहिए। देखेंगे कह रहा कि बलवन का राजत्व सिद्धांत, बलवन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की है। बलवन सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि या नियाबते खुदाई मानता था, और इसके अनुसार सुल्तान का स्थान पैगंबर के बाद आता है, यानी अल्लाह के बाद सीधे सुल्तान का ही नंबर आता है। बलवन के अनुसार जो साथी सुल्तान होता है वो जिले इलाही होता है, यानी ईश्वर का प्रतिबिंब होता है, ठीक है। बलवन का यह मानना था कि राजा का हृदय ईश्वर की कृपा का विशेष भंडार है और इस संबंध में मानव जाति में कोई उसके समान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया जो कि इस्लाम धर्म से संबंधित नहीं है? तो साथ ही ये काम करते हैं महाराज बलवन जी ही। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा यहाँ पे सही। ध्यान रखेंगे गैर इस्लामी प्रथा, इस पॉइंट को भी थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए बात करेंगे बलवन, तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं को प्रचलित कराया हुआ है। बलवन के दरबार में सिजदा यानी घुटने पर बैठ करके सिर के बल झुकना तथा पायबोस यानी सुल्तान के चरण चुंबन जैसी प्रथाओं को आरंभ किया हुआ है। दरबार में प्रत्येक वर्ष ईरानी त्योहार नौरोज मनाने की प्रथा को भी लॉन्च किया, इसलिए बोलते हैं कि गैर इस्लामी प्रथा को मतलब चालू कर रहे हैं। बलवन ने अपने शत्रुओं से निपटारा के लिए लौह यवंग रक्त की नीति अपनाई, मतलब अगर कोई बोलेगा तो उसको सीधा सर धड़ से अलग होना चाहिए। तो लौह और रक्त की नीति अपनाई हुई है, इतनी खतरनाक नीति, ठीक है। और इसने जो तुर्कान ए चहलगान बनाया गया था किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा, उसका दमन किया यानी उसको खत्म कर दिया, क्योंकि इसे पता था कि जो ये 40 लोग हैं, 40 तुर्क सरदार के जो लोग हैं, यही लोग षड्यंत्र करते हैं और षड्यंत्र करके पद से हटा भी सकते हैं। समझ रहे बात को? तो इसने क्या किया? पहली बात तो तुर्कान ए चहलगानी को खत्म कर दिया। हालांकि कुछ समय पहले ये भी उसका सदस्य था, तो इसे उसके बारे में पता था कि भाई ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं और ये कभी भी किसी को कुछ भी कर सकते हैं, तख्त पलट करवा देंगे। तो ये सबसे पहले बलवन क्या करता है? तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त करता है। अगला सवाल है कि तुगरिल खां ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? तुगरिल खां किसके शासनकाल में विद्रोह करता है? तो याद रखेंगे साथी ये लखनौती का राज्यपाल है तुगरिल खान, बलवन के समय में विद्रोह करता है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। थोड़ा सा चर्चा करेंगे बलवन को लेकर के। तो 1279 ईस्वी में तुगरिल खान ये साथी लखनौती का राज्यपाल है, ठीक है। बलवन के खिलाफ ये विद्रोह कर देता है। लखनौती मतलब बंगाल का, ठीक है। सुल्तान मुगिसुद्दीन की उपाधि धारण करता है और अपने नाम का सिक्का चलवाने लगता है बंगाल के अंदर। बंगाल में उठे विद्रोह को दबाने के लिए तुगरिल खान ने सर्वप्रथम अवध के सूबेदार अमीन खां को भेजा था, किंतु अमीन खां विद्रोह शांत कराने में साथी असफल रहा। ये स्टेटमेंट थोड़ा उल्टा सीधा लिखा है, जरा सा इसे सही करिएगा। बंगाल में उठे विद्रोह को दबाने के लिए यहाँ तुगरिल खान नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे आप बलवन लिखिएगा। बलवन बलवन ने सबसे पहले अवध के सूबेदार हैं अमीन खान, इनको भेजता है कि आप जाओ और बंगाल में जो है जो विद्रोह उठाया हुआ है किसने? तुगरिल खान ने, उसको समाप्त करो। तो बलवन ने किसे भेजा हुआ है? अवध के सूबेदार अमीन खां को। अमीन खां जाते हैं विद्रोह को शांत कराने, लेकिन वो साथी सफल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप इसे सही कर लीजिएगा। इसके बाद 1280-81 में तुगरिल खान को कुचलने के लिए बलवन स्वयं साथी वो बंगाल की ओर कूच करता है, बंगाल की ओर कूच करता है और जीत प्राप्त कर लेता है। और जीत करने के बाद अपने बेटे बुगारा खां को बंगाल का इकतादार नियुक्त करता था, ठीक है। ध्यान रखना होगा कि बंगाल अभियान एकमात्र ऐसा सैन्य अभियान था जिसका नेतृत्व बलवन ने दिल्ली से दूर जाकर किया था। अभी तक बलवन दिल्ली से आगे नहीं बढ़ता, उसके सैनिक इधर उधर लपेट रहे थे, पर बलवन को जो साथी जाना पड़ता है कहाँ पे? बंगाल में।
तुगरेल खान को मारने के लिए। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, आपको ध्यान रखना होगा। पहली बार अमीन खान जाते हैं जो कि अवध के सूबेदार रहते हैं। तो इसे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, अपने नोट्स में भी इसे थोड़ा सा सही कर लीजिए। अगला है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक ने सदैव तत्पर रहने वाली सेना की शुरुआत करी हुई है? यानी अस्थाई सेना की शुरुआत ये कर रहे हैं जो कि हमेशा तत्पर रहेगी साथी, ठीक है। तो ये काम बलबन के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगर हम थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म देखेंगे तो बलबन ने सबसे पहले सदैव तत्पर रहने वाली सेना यानी अस्थायी सेना रखने की शुरुआत की हुई है। भारत में आरिज विभाग यानी सैन्य विभाग की स्थापना सबसे पहले बलबन के द्वारा ही देखने को मिलता है। बलबन के समय में इमादुल मुल्क दीवान ए आरिज यानी सेना मंत्री थे, इसे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बलबन ने इक़्तिदारों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति। तो इस तरह से दोस्तों जो हमारा मामलूक वंश से यानी गुलाम वंश से जो क्वेश्चन बनता था इंपॉर्टेंट, हमने आपसे डिस्कस किया। अब हमारा जो दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश है जिसे आप लोग खिलजी वंश के नाम से जानते हैं, इससे बनने वाले आइए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खिलजी वंश का प्रमुख शासक नहीं था, यानी किसका संबंध खिलजी वंश से साथी नहीं है। तो आप देखेंगे अगर इसमें तो गयासुद्दीन बलबन, आप देख सकते हैं बलबन के साथ ही आप जानते हैं ये तुगलक वंश के शासक, सॉरी तुगलक गुलाम वंश के शासक हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा? डी हो जाएगा आपका। अगर हम खिलजी वंश की बात करें तो आप जानते हैं कि सबसे कम समय तक यानी 90 से लेकर के 1290 से 1320 तक आप देखेंगे लगभग में 30 वर्षों तक ये लोग शासन करते हैं, जिनमें आप देखेंगे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, ये इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की हुई है। दिल्ली सल्तनत के वंशों में खिलजी वंश सबसे कम समय तक शासन करते हैं। इसमें कुल 4 लोग होते हैं। सबसे पहले तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है, जो कि 6 साल तक शासन करते हैं 1290 से 1296 तक। उसके बाद देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी, यही हमें थोड़ा सा पढ़ना होता है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक यानी 20 वर्षों तक आप देखेंगे लगभग में ये साथी शासन करते हैं। इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, ये 1316 से 1320 तक यानी 4 सालों तक ही शासन कर पाते हैं। नासिरुद्दीन खुसरो शाह देखेंगे 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 तक शासन करते हैं, सबसे कम समय तक, ठीक है। तो इस जबकि ये थोड़ा सा परिवर्तित मुस्लिम थे, माने हिंदू धर्म से परिवर्तित हो गए थे। तो इस समय आप देखेंगे इसमें जो है साथी अलाउद्दीन खिलजी ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है और ये इसी से संबंधित हमसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा खिलजी वंश के शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खान की उपाधि दी गई थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कौन है? खिलजी वंश का संस्थापक। इसे शाइस्ता खान की उपाधि कौन देता है? तो साथी याद रखेंगे शाइस्ता खान की उपाधि इसे कैकुबाद देता है। कौन देता है? कैकुबाद। जबकि कयूमर्स कौन है? तो आप बताओ सर, कयूमर्स ये अंतिम शासक था किस वंश का? अंतिम शासक है, आपको याद होगा किस वंश का? तो आप लोग सर गुलाम वंश का। किस वंश का? तो गुलाम वंश का ये अंतिम शासक है। जबकि कैकुबाद ये इससे पहले आता था। तो कैकुबाद ने शाइस्ता खान की उपाधि दी हुई है, ये बहुत उपाधि देता था। तो शाइस्ता खान की उपाधि दिया हुआ है किसे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो कहीं ना कहीं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का संबंध भी गुलाम वंश से था, चाहे उसके यहाँ नौकरी करता रहे चाहे जो भी कर रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को लेकर के, तो कैकुबाद ने इसे शाइस्ता खान की उपाधि दिया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बलबन के शासनकाल से अपनी सेवा प्रारंभ करी हुई है। सोचिए जलालुद्दीन की राजनीतिक उत्कर्ष कैकुबाद के समय में प्रारंभ हुआ। 13 जून 1290 को किलो खीरी के महल में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राजारोहण होता है। जलालुद्दीन के समय में अब्दुल्ला के नेतृत्व में, ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना होगा, 1292 में मंगोलों ने फिर से आक्रमण किया, लेकिन मंगोल इस बार भी क्या होते हैं साथी? पराजित हो जाते हैं। तो अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों ने 1292 में आक्रमण किया और इस समय हमारे यहाँ खिलजी वंश का शासक है और राजा कौन है? जलालुद्दीन फिरोज। यह क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की मनोपाधि की उपाधि होना चाहिए, ठीक है, की उपाधि धारण की थी? किसके द्वारा ये उपाधि धारण किया गया था? तो यह साथी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को ये उपाधि दी हुई है सिकंदर ए सानी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो बी हो जाएगा आपका राइट। बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी को लेकर के, तो इसका मूल नाम अली गुरशास्प है। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी या विश्व का सुल्तान या पृथ्वी के शासकों का सुल्तान या युग का विजेता या जनता का चारवाहा, ये इतनी उपाधियां धारण किया है। आप इसे नोट कर लो और कॉपी में से 2-3 बार रिवाइज करना, ठीक है। 20 जुलाई 1296 को जलालुद्दीन फिरोज शाह की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी स्वतः क्या होता है? गद्दी पर बैठ जाता है, क्योंकि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी बुढ़ा भी हो चुका होता है और काम नहीं करता।
ध्यान रखना होगा कि अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भाई शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी का भाई है साहब। ठीक है, क्वेश्चन करा कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन जो उलेमा वर्ग के लोग थे उन्होंने मना कर दिया कि आप नया धर्म नहीं चला सकते। तो साथी ये अलाउद्दीन खिलजी था। यह नए धर्म की स्थापना करना चाहता था, लेकिन उलेमाओं ने इसका विरोध किया हुआ है। तो दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान है, ध्यान रखेंगे। तो जवाब होगा आपका कौन सा, बी। बर्नी कहता है कि, बर्नी इतिहासकार हैं, ये कहते हैं कि अलाउद्दीन ने एक नए धर्म की स्थापना की तथा विश्व विजय की योजना बनाई और सिकंदर द्वितीय की उपाधि भी धारण की है, लेकिन अपने परामर्शदाता काजी अलाउल मुल्क जो उलेमा है इसके कहने पर दोनों योजनाओं को वो त्याग देता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों और सार्वजनिक प्रार्थनाओं में स्वयं को द्वितीय सिकंदर घोषित किया है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है और मंगोल से लड़ रहा है साथी, और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अलाउद्दीन खिलजी के 3 बहुत इंपॉर्टेंट सेनापति थे, ठीक है। उनमें से जो जफर खां है साथी, इसकी मृत्यु हो जाती है मंगोलों से लड़ते हुए। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा यहाँ पे सही। बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल आक्रमण। सल्तनत काल में मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के ही समय में होता है। अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति उलूग खां और जफर खां ने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया और इनमें साथी जफर खां ये मारे जाते हैं। अलाउद्दीन ने मंगोलों के हमले को सामना करने के लिए जो सीमावर्ती किले हैं और दिल्ली के जो किले हैं इनकी मरम्मत भी करवाता है और नए किलों का निर्माण भी करवाता है। अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए रक्त और तलवार यानी रक्त और लौह की नीति भी अपनाई हुई है। जैसे आपने देखा था कि बलवन ने अपनाया था, ठीक है, वैसे ही ये भी अपनाता है रक्त और तलवार की नीति। किससे लड़ने के लिए, मंगोलों से लड़ने के। अब थोड़ा सा इसके, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी साथी ये मालवा पर आक्रमण करता है, दक्षिण पर। निम्नलिखित में से कौन सा शासक इस समय मालवा का था जब इसने मालवा पर आक्रमण किया हुआ है, ठीक है। तो उत्तर भारत में भी देखेंगे और दक्षिण भारत में भी देखेंगे। तो मालवा क्षेत्र उत्तर भारत में पड़ता है और इस मालवा पर साथी राजा महलक देव का शासन है, राजा महलक देव का शासन है। तो इस प्रकार से सही जवाब कौन सा हो जाएगा, डी होगा प्रश्न का राइट आंसर। इसे एकदम से रट लीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत में आक्रमण, तो सबसे पहले तो 1299 में ये गुजरात पे आक्रमण करता है। उस समय साथी गुजरात के शासक है रायकर्ण। 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण करता है, इस समय राजा हम्मीर देव का शासन है। फिर चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण करता है 1303 में और राजा रतन सिंह साथी शासक है वहां के। मालवा पर आक्रमण करता है 1305 में, राजा महलक देव का शासन है। सिवान पे आक्रमण करता है 1308 में, राजा शीतल देव का शासन है। जालौर पे आक्रमण करता है 1311 में, जब राजा कान्हा देव का साथी यहाँ पे शासन होता है। इसे आपको एकदम से रट लेना है, पेपर में कभी ये पूछ सकता है तो कभी ये पूछ सकता है, ठीक है। करा के निम्नलिखित में से कौन सा एक तरफ रियासत दूसरी तरफ शासक सही सुमेलित नहीं है। अब इसके दक्षिण भारत के अभियानों को देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखेंगे तो देवगिरी पर आक्रमण ये करता है, तो उसमें शंकर देव, यहाँ पे देवगिरी पर राजा रामचंद्र का शासन है, जबकि देवगिरी पर शंकर देव लिखा है। वारंगल पे आप देखेंगे साथी, तो वारंगल पे प्रताप रुद्रदेव का शासन है, ठीक है, प्रताप रुद्रदेव का शासन है, तो वारंगल वाला गलत हो जाएगा। होयसल पे वीर बल्लाल का शासन है, ये बात बिल्कुल सही है। मथुरा में वीर पांडे का शासन है साथी, ये भी सही है। देवगिरी पर आप देखेंगे तो वही है, दोनों यादवों का वंश था, राजा रामचंद्र का शासन है या शंकर देव। यहाँ पे दो ऑप्शन जो है साथी वो गलत लग रहे हैं। वारंगल में तो रामचंद्र थे नहीं, है ना, क्योंकि रामचंद्र जो है साथी वो देवगिरी के शासक हैं। तो ये दोनों ए और बी दोनों विकल्प आप दे सकते हैं, सही हो जाता है गलती, ठीक है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो देवगिरी में आप देखेंगे तो राजा रामचंद्र का शासन है। तेलंगाना या वारंगल में आप देखेंगे प्रताप रुद्रदेव का शासन है। होयसल में वीर बल्लाल तृतीय और मथुरा में वीर पांडे या सुंदर पांडे साथी शासन कर रहे हैं जब वो दक्षिण भारत पर विजय करें। अगला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किसे 1000 दिनार के नाम से जाना जाता है। बलवन, मलिक काफूर, सिकंदर लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो साथी मलिक काफूर को 1000 दिनार के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो इस प्रकार से बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी सही जवाब, ठीक है। अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान को लेकर के, तो आप जानते हैं 1297 से 99 के बीच में कहीं कहीं 97 मिलता है तो कहीं कहीं 99 मिलता है। ये गुजरात पे आक्रमण करता है और इस समय गुजरात में बघेला राजपूत के शासक रायगढ़ द्वितीय
ये शासन कर रहे थे और इनकी राजधानी थी क्या, अनिलवाड़ा। कहाँ की राजधानी है, अनिलवाड़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो योग्य सेनापति उलूग खां और नुसरत खां को गुजरात आक्रमण के लिए साथी भेजता है। गुजरात अभियान के दौरान मलिक काफूर, ठीक है, मलिक काफूर जो कि एक हिंदू हिजरत दास था, इसको 1000 स्वर्ण दिनार दे करके खरीदता है। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खान खरीदता साथी, इसलिए इसे 1000 दिनार के नाम से जाना जाता है। और मलिक काफूर को ताज उल मुल्क काफूर की उपाधि भी प्रदान की। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था, जब ये चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। तो राणा रत्न सिंह वहां के शासक हैं। तो इस प्रकार से पहला हो जाएगा आपका। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ आक्रमण आप देखेंगे तो चित्तौड़ मेवाड़ राज्य की साथ ही राजधानी है और यहाँ पर गुहिलौत वंश के राजपूत राजाओं का शासन होता है। इस समय चित्तौड़ के शासक हैं राणा रतन सिंह। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के समय इस जो अमीर खुसरो हैं, इतिहास मतलब लेखक, कवि, जो भी कहिए, गायक भी कर सकते हैं, वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की जो पुस्तक है पद्मावत, इससे पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी राणा रत्न सिंह की सुदन पत्नी पद्मनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। वस्तुतः चित्तौड़ की सामरिक महत्व थी, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी इसे प्राप्त करना चाहता था। मतलब ये तो बात ये है, पर बुक से पता चलता है कि वो पद्मिनी पर मोहित हो गया था, जिसको लेकर के वह साथी आक्रमण करता है चित्तौड़। तो इतिहास में स्त्रियों के लिए भी इस प्रकार की लड़ाइयां लड़ी गई थी और वर्तमान में तो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार की लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। ठीक है, मतलब कहीं ड्रम का केस तो कहीं अलग अलग स्वरूप जो है नजर आ रहा है। आगे, डाट उत्तर भारत का पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीता था। यानी कौन सा शासक है जो उत्तर भारत का है और दक्षिण भारत को जीता था पहली बार। तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ है, अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे आप लगाएंगे बी आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न का सही जवाब। साथ बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी को लेकर के, तो अलाउद्दीन खिलजी भारत का पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत को साथ ही जीता था। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम सेनापति अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने के बाद अपने साम्राज्य में उन्हें नहीं मिलाया, क्योंकि उसका दक्षिण अभियान मुख्यतः धन प्राप्ति के लिए ही केवल था, बाकी उसे अपने राज्य में मिलाना नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण भारत में 4 राज्य हुआ करते हैं जिन्हें ध्यान रखना होगा। एक तो देवगिरी, जहाँ पे यादवों का राज्य है, काकतीय राज्य, होयसल राज्य और पांड्य। तो ये 4 राज्य हुए हैं, इसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अलाउद्दीन खिलजी की प्रभुता को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो कभी पकड़ा ही नहीं गया था। तो साथ ही जो पांड्य राज्य के थे वीर पांड्य, वो कभी पकड़े ही नहीं गए। ठीक है, मतलब युद्ध होता था तो वो निकल जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से सी होगा यहाँ पर राइट। बात करेंगे दक्षिण भारत के राज्यों में, तो सबसे दक्षिण में पांड्य राज्य हुआ करता था और इसकी राजधानी कहाँ पे थी, मथुरा। पांड्य राज्य के शासक अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन पांड्य राज्य का शासक अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन कुलशेखर था उस समय। सुंदर पांड्य और बीन पांड्य ये कुलशेखर के पुत्र हुआ करते हैं। सुंदर पांड्य ने अपने पिता की हत्या कर दी और गद्दी पर खुद बैठ गया। अब यही गलती करते हैं लोग। ठीक है, पांड्य राज्य ने अलाउद्दीन खिलजी की प्रभुता को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सुंदर पांड्य वो भाग गया था और दोबारा पकड़ा ही नहीं। अगला, निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारत के राज्य की राजधानी द्वार समुद्र थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा भी जाता है। साथ ही याद रखेंगे जो होयसल राज्य है उसकी राजधानी द्वार समुद्र है, तो इस प्रकार से डी होगा यहाँ पे राइट। बात करेंगे दक्षिण भारत के राज्य होयसल को लेकर के, तो होयसल की राजधानी साथ ही द्वार समुद्र है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में यहाँ के शासक बीर बल्लाल तृतीय है। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में द्वार समुद्र अभियान पर भेजा था। बीर बल्लाल ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार। आज का आखिरी प्रश्न है, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्नलिखित में से किस सेना को वारंगल में पराजित कर दिया था। काकतीय सेनाओं ने किसको पराजित किया था वारंगल के अंदर। तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को ये हरा देते हैं काकतीय शासक वारंगल में 1303 में। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी का वारंगल अभियान, तो 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के ने वारंगल पर अभियान आक्रमण किया था। इसमें ऊपरपल्ली के पास प्रताप रुद्रदेव की सेना अलाउद्दीन खिलजी की सेना को क्या करते हैं, पराजित कर देते हैं। पुनः 1309-10 में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में आक्रमण करा, जो कि सफल रहा और अंत में प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब इसके बाद जो अन्य क्वेश्चन बनेंगे साथी, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आज शाम को ही कोशिश करेंगे अपलोड कर देंगे, क्योंकि डेली दो क्लास हम लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है साथी, वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे जो पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए वंदे मातरम।